Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पारद प्रकरण के अंतर्गत एक अगली वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है परपटी कल्पना। तो परपटी कल्पना जो है, परपटी कल्पना का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले परपटी कल्पना में हम लोगों ने परपटी के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था परपटी की व्युत्पत्ति, परिभाषा, परपटी निर्माण का उद्देश्य, इसके बाद परपटी के प्रकार, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी निर्माण हेतु जो साधन सामग्री चाहिए होती है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया था। इस वीडियो में इसी परपटी कल्पना के जो आगे के कुछ पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे परपटी पाक परीक्षा, त्याज्य परपटी, मुख्य उपयोग, मतलब परपटी कल्पना का मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है, परपटी प्रयोग, परपटी का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और परपटी प्रयोग के समय क्या पथ है और क्या अपथ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परपटी पाक परीक्षा क्या होता है। तो जब हम परपटी बनाते हैं तो वो विभिन्न स्टेजेस से गुजरती है। उसको परपटी पाक परीक्षा में ये होता है, देखा जाता है कि जो परपटी हम बना रहे हैं वो पकी है या फिर पक गई है, मतलब कि जो टेम्परेचर के हिसाब से उसको होना चाहिए उस हिसाब से हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इसे परपटी पाक परीक्षा कहते हैं। परपटी जो है वो पकी है अच्छे से या नहीं पकी है। इसके बाद त्याज्य परपटी, त्याज्य मतलब कि जब परपटियों को पकाते हैं तो उसमें कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ त्याज्य परपटी होती हैं जो खराब हो जाती हैं, तो वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसका मुख्य उपयोग, कि परपटी को मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे किन किन व्याधियों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर परपटी के और भी प्रयोग होते हैं, उसको और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में। और पथ्य के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसको खाते समय, परपटी का प्रयोग करते समय किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परपटी पाक परीक्षा। तो परपटी पाक परीक्षा मतलब पाक की दृष्टि से परपटी को 3 प्रकार से बतलाया गया है। पाक की दृष्टि से 3 प्रकार से बताया गया है। कौन कौन से? मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। ठीक है, तो ये पाक की दृष्टि से ये 3 प्रकार से हैं। और परपटी पाक परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो हमें टेस्टिंग करनी होती है परपटी पकी है नहीं, उसको दो टाइम पे कर सकते हैं। पहला आता है पाककालीन परीक्षा, मतलब कि परपटी जब पकाई जाती है उस समय, और उसके बाद पाक पश्चात परीक्षा, मतलब कि पकने के बाद जो परीक्षा की जाती है उसमें। तो पाक पश्चात परीक्षा में ही त्याज्य परपटी का जो निर्णय होता है वो ले लिया जाता है। तो 2 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, पाककालीन परीक्षा और पाक पश्चात परीक्षा। और इन दोनों के अंतर्गत 3 आते हैं, मृदु पाक, मध्य पाक, खर पाक। और इसमें भी पाक पश्चात परीक्षा में भी मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक आता है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पाककालीन परीक्षा। तो कज्जली जो परपटी निर्माण हेतु जब द्रवित किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाता है विधि में हम लोग देख ही चुके हैं। तो जब इसको द्रवित किया जाता है तो अग्नि की मात्रा एवं पाक काल आदि के अंतर से द्रवित कज्जली में कुछ लक्षण व्यक्त होते हैं, जिनके आधार पर बनने वाली परपटी का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, ज्ञान लिखाइए। ज्ञान किया जा सकता है कि परपटी कैसी बनेगी, मतलब कि पाक काल का समय और अग्नि की मात्रा के आधार पे और कज्जली में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके आधार पे ये ज्ञान किया जा सकता है कि परपटी कैसी बनेगी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मृदु पाक। तो मृदु पाक में अगर देखा जाए कि परपटी का मृदु पाक हुआ है, उसमें जो श्लोक दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है कि मयूर चंद्रिका कारलिंगम यत्र तु दृश्यते तत्र सिद्ध विजानीयात मृदु नयवात्र संशया। मतलब कि इसमें बताया गया है कि द्रवित कजली का वर्ण यदि मयूर चंद्रिका वर्ण का हो तो इसे मृदु पाक जानना चाहिए। मयूर चंद्रिका लिंगम यत्र तु दृश्यते, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मयूर चंद्रिका के वर्ण का हो तो उसे मृदु पाक जानना चाहिए। इसी प्रकार अगर मध्य पाक की बात की जाए, ठीक है, तो मध्य पाक में देखते हैं तावत स्थाप्यते यावत तैलाभो जायते रसा, मतलब कि तालाब होने तक पाक किया जाए तो उसे मध्य पाक परपटी बनती है। तो अगर तालाब होने तक अगर इसका पाक किया जाए, ठीक है, तब इसे तालाब मध्य पाक परपटी बताते हैं। तो मध्य पाक का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो होती है ताम्र परपटी, और अगर मृदु पाक का एक एग्जाम्पल देखा जाए तो वो होती है रस परपटी। ठीक है,
तो ये रस प्रॉपर्टीज़ के उससे श्लोक लेके कोरिलेट किया गया है कि मृदु पाक में इस प्रकार का लक्षण मिलता है, मध्य पाक में तैलाब होने वाला लक्षण मिलता है, और अगर खर पाक की बात की जाए तो रक्तवर्ण भवेत यावत तावत पांचम प्रचालयेत, मतलब कि द्रवित कजड़ी का वर्ण पकाते हुए यदि रक्त वर्ण का हो जाए, लाल हो जाए, ठीक है, तो खर पाक परपटी बनेगी, ऐसा जानना चाहिए। तो द्रवित कजली का वर्ण यदि रक्त वर्ण का हो जाए, ठीक है, तो खर पाक। तो अगर मृदु पाक है तो मयूर चंद्र का, इसका एग्जाम्पल रस परपटी है, ठीक है। मध्य पाक अगर हो जाए तो तैलाब होने तक, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ताम्र परपटी से ले सकते हैं। और खर पाक देखा जाए तो वह रक्त वर्ण की है, और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये रुद्र परपटी के अंतर्गत देखी जाती है। सो ये हो गई पाककालीन परीक्षा, मतलब कि पकाते समय जो लक्षण उत्पन्न होंगे उसके आधार पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए पाक पश्चात परीक्षा में, तो पाक पश्चात परीक्षा में देखा जाए तो उसमें भी मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। तो पाक पश्चात परीक्षा मतलब कि जब परपटी बन के तैयार हो जाती है तब उसमें कुछ लक्षण व्यक्त होते हैं जिससे ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये मृदु पाक हुई है, मध्य पाक हुई है या खर पाक हुई है, ठीक है। सो उसके आधार पर अगर देखें तो मृदु पाक में बताया गया है मृदु पाके ना भंगा, मतलब कि मृदु पाक परपटी जो होती है वो सम्यक रूप से टूटती नहीं है बल्कि मुड़ या झुक जाती है। जो मृदु पाक परपटी होती है वो टूटती नहीं है, लचीली हो जाती है, मतलब मुड़ या झुक जाती है, टूटती नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है वो पंचामृत परपटी है। तो पंचामृत परपटी में जो श्लोक दिया गया है वो ये है, मृदो न सम्यक भंगो अस्ति, ठीक है। मतलब कि मृदु पाक में पंचामृत परपटी है वो भंगो, मतलब कि सम्यक रूप से टूटती नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मध्य पाक की बात की जाए तो मध्य पाक में जो श्लोक दिया हुआ है, सात तत्सारल्यच मध्य में, मतलब कि जो सरलता से टूट जाए उसे मध्य पाक जानना चाहिए, ठीक है। सरलता से टूट जाए, मध्य में सात तत्सारल्यच मध्य में, मतलब जो सरलता से टूट जाए। इसी पे एग्जाम्पल देते हुए पंचामृत परपटी का बताया गया है यहाँ पे कि पंचामृत परपटी जो होती है वो मध्य पाक में उसमें कैसे लक्षण होती है, मध्य भंगस्य रौप्यवत, मतलब कि मध्य पाक जो परपटी है वो टूटने पर रजत के समान दिखाई देती है। अगर पंचामृत परपटी है तो उसका मध्य पाक का लक्षण क्या होगा कि टूटने पर वो रजत के समान दिखाई देगी, ठीक है। और जो सामान्य लक्षण में देखा जाए रस तरंगिणी ने जो दिया है वो ये वाला बताया गया है कि जो सरलता से टूट जाए उसे मध्य पाक जानना चाहिए। और मृदु और मध्य पाक परपटी को ही चिकित्सा के लिए उपयोग में लिया जाता है। मृदु और मध्य पाक जो परपटी हैं इन्हीं को चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर खर पाक देखा जाए तो खर पाक का जो लक्षण बताया गया है, खरे चूर्णे लोहितम, अर्थात खर पाक परपटी लोहित चूर्ण का वर्ण होता है। खर पाक परपटी अगर बनी है तो उसका जो वर्ण होगा वो लोहित चूर्ण के समान होगा। और इसी में अगर पंचामृत परपटी का एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे पंचामृत परपटी का एग्जाम्पल में बताया गया है, खरे अल्प धूर भवेद भंगो रुक्षा लक्षणों अरुण, मतलब खर पाक परपटी कठिन रूक्ष लक्षण तथा अरुण छवि वाली होती है। तो ये हो गया मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक, ठीक। यदि कजली को द्रवित अवस्था में किंचित अधिक अग्नि पर अधिक समय तक रखा जाए, ठीक है, तो वह रस सिंदूर बनने की स्थिति में पहुंच जाती है, बल्कि आंशिक रूप से रस सिंदूर ही बन जाती है, जिससे वह लोहित वर्ण की दिखलाई देती है। मतलब कि अगर कजली को बहुत देर तक अग्नि पर पकाया जाए या रखा जाए, बहुत तेज अग्नि भी दी जाए तो रेड सल्फाइड की तरह या रस सिंदूर की तरह बन जाती है, ठीक। सो ये हो गया पाककालिक परीक्षा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और आता है त्याज परपटी। तो त्याज परपटी की अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि खर पाक परपटी जो होती है, जो पाक पश्चात परीक्षा में देखा जाए तो जो खर पाक परपटी होती है यही त्याज परपटी बताई गई है। जो खर पाक परपटी है इसे ही त्याज परपटी बताया गया है, ठीक है। सो ये हो गया त्याज परपटी। अब इसके बाद देखें अगर कि परपटी का मुख्य उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो परपटी को मुख्य रूप से ग्रहणी, अतिसार, जलोदर, गुल्म, शोथ, अर्श, पांडु तथा पाचन विकारों में किया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं आप लोग। ग्रहणी, अतिसार, जलोदर, गुल्म, शोथ, अर्श, पांडु तथा पाचन विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है।
परपटी प्रयोग की प्रकार की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक सामान्य प्रयोग जो जनरल यूज़ कर सकते हैं, और एक कल्प प्रयोग मतलब कि, तो सामान्य प्रयोग की बात की जाए तो परपटी का जो सामान्य प्रयोग है वो 1 से 2 रत्ती, ठीक है, 1 से 2 रत्ती तक 2 से 3 बार किया जा सकता है, मतलब दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है, ठीक है। और परपटी के सामान्य प्रयोग में पथ्य या अपथ्य का अधिक विचार नहीं किया जाता है, इसमें पथ्य अपथ्य नहीं देखा जाता है, उतना विचार नहीं किया जाता है, लेकिन जो मात्रा है वो एकदम 1 से 2 रत्ती दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। 1 से 2 रत्ती का मतलब हो गया, एक रत्ती में आते हैं 120 मिलीग्राम, तो 2 रत्ती में 120 से 240 mg तक दिन में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। सब अगर कल्प प्रयोग की बात की जाए तो इस प्रयोग में परपटी 1 रत्ती से प्रारंभ होकर 10 रत्ती तक प्रतिदिन 1-1 रत्ती बढ़ाते हुए दी जाती है, ठीक है, रोग मुक्त होने तक दी जाती है। पश्चात, ठीक है, और फिर पश्चात 1-1 रत्ती घटाते हुए फिर 1 रत्ती पर पहुंचकर इस प्रयोगों को बंद कर दिया जाता है। मतलब कि पर डे 1-1 रत्ती बढ़ाएंगे, 10 रत्ती तक जाएंगे, और फिर 10 रत्ती से पर डे एक दिन 1-1 रत्ती घटाएंगे और 1 रत्ती पर पहुंचकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देंगे। अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो इसको 40 दिन का होता है। यद्यपि अगर रोग और रोगी बलवान हैं, उनके बल के अनुसार देखा जाए तो इसको 36 दिन, 40 दिन, 60 दिन या फिर 96 दिन का भी ये जो प्रयोग है वो हो सकता है, ठीक है। और इस प्रयोग में किसी एक अवधि या एक चक्र को मंडल कहा जाता है। ये हो गया कल्प प्रयोग। फिर इसके बाद देखते हैं, तो अगर 36 दिन का एक चक्र या मंडल है तो इसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो होती है 288 रत्ती, ठीक है, आप 288 रत्ती तक जा सकते हैं। और अगर ये 40 दिन का चक्र है तो इसमें 310 रत्ती तक जा सकते हैं। और अगर ये 60 दिन का चक्र है तो इसमें 480 रत्ती तक जाते हैं। और अगर ये 96 दिन का एक चक्र है तो इसमें 768 रत्ती तक की मात्रा दी जाती है। टोटल बताया गया है कि इतने दिन में इतना प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर कल्प प्रयोग में पथ्य की बात की जाए तो कल्प प्रयोग में अगर पथ्य की बात की जाए तो कल्प प्रयोग में अन्न, जल एवं लवण का निषेध किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कि कल्प प्रयोग में अन्न, जल एवं लवण का निषेध किया जाता है। इस काल में दुग्ध या तक्र या यथेष्ट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समान प्रयोग में भ्रष्ट जीरक चूर्ण एवं तक्र से परपटी का प्रयोग किया जा सकता है। ये हो गया कल्प प्रयोग में पथ्य। एंड ये वीडियो भी इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप आपको ये रस परपटी कल्पना समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी के साथ ये परपटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो विभिन्न प्रकार की परपटियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन जनरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।